नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 19 अप्रैल 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक क्विज स्टार्ट किया है, ठीक है। और ये क्विज आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके लगा सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन डेली दिए जाते हैं और जो भी आपका स्कोर बनता है वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आप हमारे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पर अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस की नींव 1989 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के द्वारा रखी गई थी। इस संगठन के संस्थापक फ्रैंक स्नाबेल को सम्मानित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। 2024 की थीम क्या रही है? सभी के लिए समान पहुंच, सभी रक्तस्राव विकारों को पहचानना। तो 2024 की थीम रही है। हीमोफीलिया रोग की बात करें तो यह एक दुर्लभ रक्तस्राव विकार है, ठीक है, जो रक्त का थक्का ठीक से नहीं बनता है इसमें, ठीक है। तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसके कारण रक्तस्राव यानी रक्त लगातार बहता रहता है। इस जो रोग की खोज है वो पहली बार मिस्र में इसकी खोज की गई थी या इसका मामला पाया गया था। इस बीमारी को साई बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि साई बीमारी किस बीमारी को कहा जाता है। इसको साई बीमारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड की महारानी रानी विक्टोरिया को हीमोफीलिया रोग हुआ था, तो इसके कारण ये साई रोग कहलाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद, तो इसने जो है 1982 में यूनेस्को को पहली बार 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाने का प्रस्ताव दिया था, ठीक है। और 1983 में यूनेस्को ने इस प्रस्ताव को अपने 22वें सम्मेलन में पास कर दिया और पहली बार यह दिवस 1983 में मनाया गया था। वर्तमान में विश्व में 1199 विश्व विरासत स्थल हैं। 2024 की थीम क्या रही है? तो विविधता की खोज करें, अनुभव करें। 2024 की थीम रही है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अमिताभ बच्चन जी को सम्मानित किया गया है। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन जी को इस साल यानी 2024 में आयोजित होने वाले समारोह में तीसरे लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार की घोषणा 16 अप्रैल 2024 को मुंबई में आयोजित मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट और मंगेशकर परिवार के द्वारा की गई, ठीक है। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी से संबंधित और कौन कौन से अवार्ड हैं? तो इनसे संबंधित 3 प्रमुख अवार्ड दिए जाते हैं। पहला है ज्ञान साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार। तो ये पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और 2023 में इसके विजेता कौन रहे थे? तो सुरेश ईश्वर बाड़कर रहे थे 2023 में इसके विजेता। नवंबर 2023 में ये पुरस्कार दिया गया था। और लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की बात करें तो ये मंगेशकर परिवार के द्वारा और ये चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2024 में ये अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। 2023 में ये आशा भोसले को दिया गया था और पहली बार ये 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। और तीसरा अवार्ड है राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान। ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है क्योंकि इंदौर में लता जी का जन्म हुआ था, तो इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने इनके सम्मान में ये पुरस्कार शुरू किया था। और 2022 का ये पुरस्कार नवंबर 2023 में दिया गया था 2022 के लिए, तो ये निर्देशक उत्तम सिंह को दिया गया था। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो गया है? तो 2.33 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र नष्ट हो गया है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के आंकड़ों के अनुसार 2000 सन के बाद से भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र कम हो गया है, जो कि भारत के कुल क्षेत्र का 6% कमी दर्शाता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 2 दशकों में भारत ने अपने आर्द्र प्राथमिक वनों की एक बड़ी मात्रा को खो दिया है, ठीक है। तो जो आर्द्र भूमि वाले वन होते हैं उनको बड़ी मात्रा में खो दिया है, ठीक है। इसमें 18% की कमी देखी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 2023 के बीच कुल वृक्ष आवरण हानि का 60% नुकसान 5 राज्यों में हुआ है। जो सबसे ज़्यादा वृक्षों की कमी देखी गई है, वनावरण में कमी देखी गई है, वो 5 राज्यों में देखी गई है, जिसमें सर्वाधिक असम में,
दूसरे नंबर पर मिजोरम में, तीसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश में, चौथे पर नागालैंड और पांचवें पर मणिपुर। यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर के राज्यों में सर्वाधिक कमी देखी गई है। ठीक है। प्रोब 3 किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो ये ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी से संबंधित है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो सितंबर 2024 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के क्रांतिकारी प्रोब 3 मिशन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस मिशन के तहत 2 उपग्रह मिलकर 144 मीटर लंबा उपकरण बनाएंगे, जिसे सोलर कोरोनोग्राफ कहा जा रहा है। ठीक है। इससे वैज्ञानिकों को सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने में मदद मिलेगी, जिसका निरीक्षण सौर डिस्क की चमक के कारण करना मुश्किल होता है। तो जो कोरोना सतह होती है तो उसका जो है निरीक्षण करना मुश्किल होता है, लेकिन ये डिवाइस जो है उसका निरीक्षण करने में वैज्ञानिकों की मदद करेगी। इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष की उपलब्धि प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसरो का लक्ष्य है 2030 तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त करना। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने 16 अप्रैल 2024 को घोषणा की कि भारत का लक्ष्य 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करना है। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बेंगलुरु में 42वीं अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति की वार्षिक बैठक में ये घोषणा की। साथ ही इस बैठक में ये उन्होंने बताया कि 2035 तक भारत अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना पर भी कार्य कर रहा है। 13वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन जॉर्जिया में किया गया। 13वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 का आयोजन जॉर्जिया के शहर तस्कालतुबे में 11 से 17 अप्रैल 2024 तक किया गया। इस प्रतियोगिता में 4 सदस्यीय भारतीय टीम ने 2 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 4 पदक जीते। ठीक है। और चारों विजेताओं के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। गुंजन अग्रवाल जिन्होंने रजत पदक जीता, ये गुरुग्राम हरियाणा से हैं। ठीक है। उसके अलावा संजना फिलोचाको लारिसा ये भी सार से हैं। ठीक है। और सई विट्ठल पाटिल ये पुणे से हैं। तो इन चारों के नाम आप पढ़ सकते हैं। हाल ही में स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल यानी ITCM की उड़ान का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो इसका सफल परीक्षण किया गया ओडिशा के चांदीपुर से। DRDO ने हाल ही में ओडिशा के तट पर स्थित चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। ठीक है। और ये जो क्रूज मिसाइल है इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये अबू धाबी में शुरू हुआ है। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन हाल ही में अबू धाबी में शुरू हुआ है, जिसमें स्थायी ऊर्जा और जलवायु पहल के क्षेत्र में वैश्विक नेता, नीति निर्माता और विशेषज्ञ शामिल हुए हैं। इस सम्मेलन का लक्ष्य खुद को वैश्विक जलवायु कार्रवाई, नवीकरणीय ऊर्जा, जल सुरक्षा, सतत विकास पर चर्चा के लिए एक अग्रणी मंच के रूप में स्थापित करना है। इसका आयोजन अबू धाबी फ्यूचर एनर्जी कंपनी मस्दर, जो मस्दर शहर में स्थित है, तो इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। तो इसमें पहली खबर है ओलंपिक खेल पेरिस 2024 की लौ या मसाल। ठीक है। जो 100 दिन पहले शुरू होती है। तो ये 16 अप्रैल 2024 को ग्रीस के शहर प्राचीन ओलंपिया से शुरू हुई है और ये अलग अलग देशों में घूम करके जो है और पेरिस ओलंपिक में जो है पेरिस खेलगांव में पहुंचेगी। कन्नड़ कवि ममताजी सागर को अप्रैल 2024 में वैश्विक लेखक संगठन द्वारा साहित्य में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत की पहली हाइब्रिड पिच यानी जो क्रिकेट की पिच होती है जहां पर बैट्समैन खेलते हैं। ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्टेडियम में नीदरलैंड की कंपनी सिस ग्रास ने बनाई है। ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की पहली हाइब्रिड पिच कहाँ बनी है? तो ये धर्मशाला स्टेडियम में बनी है। देश की सबसे भरोसेमंद निजी जीवन बीमा कंपनियों में से एक SBI लाइफ इंश्योरेंस ने आइडेटन एक्स नामक एक नई पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य देश भर के बिजनेस स्कूलों में युवाओं को अपरंपरागत जीवन बीमा समाधानों के बारे में जागरूक करना है।
तो ये लाइफ इंश्योरेंस के बारे में स्कूलों में पढ़ाने के लिए एक पहल शुरू की गई है कि किस तरीके से जीवन बीमा के क्षेत्र में बीमाओं को बढ़ाया जा सकता है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव का संस्मरण जस्ट ए मर्सरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर, ये प्रकाशित किया गया है हाल ही में। ठीक है, तो ये चर्चा में है क्योंकि इसने जो है कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जो आरबीआई के गवर्नर और सरकार के बीच की तनातनी को दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये इनका संस्मरण है। ठीक है, तो ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव का संस्मरण है। तो दोस्तों ये थे हमारे 19 अप्रैल 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक और स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और आप आज का क्विज जरूर लगाइए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके क्विज लगाइए और उसका जो भी स्कोर बनता है वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।